हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सतेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र सर क्लासेस पर। तो बेटा, हेलो एल्केन चल रहा था हमारा। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। कौन सी? थंबनेल में आपने देख लिया होगा, SN1 रिएक्शन। ठीक है, इससे क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना बेटा, डिटेल में करेंगे आपके बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। चलिए, तो सबसे पहले देखते बेटा, ये केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन। तो इसमें सबसे पहले आती है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा बेटा? एक को हटाकर दूसरी चीज लाना। एक मिनट, एक मिनट रुकना बच्चों। चलिए बेटा, देखिए। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट, एक तरीके से। ठीक है ना, तो एक न्यूक्लियोफाइल जब दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें होता है क्या, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब वीक को रिप्लेस करता है तो जनरली उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा कैसे डिसाइड करेंगे, ये सब आपके सिलेबस में है नहीं, तो इससे आपको घबराने की जरूरत है नहीं। आपके में बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्जन है इसका। तो लिखोगे द रिएक्शन इन विच a strong nucleophile in which a strong nucleophile, या आप ऐसे ही बोल सकते हो एक न्यूक्लियोफाइल जब दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। इन विच ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस ए वीक न्यूक्लियोफाइल, replaces a weak nucleophile is known as nucleophilic substitution reaction। nucleophilic substitution reaction ये दो तरीके की होती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, होती तो बहुत सारी है, आपके सिलेबस में दो तरीके की। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, यानी कि इसकी मोलिकुलरिटी क्या होती है? 1 होती है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं बेटा हम SN1, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। दूसरी आती है बेटा, ये इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर, ये हो गई आपकी SN2।
इस 1 का मतलब होता है बेटा यूनिमोलिकुलर, यानी कि इस रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी होती है वो 1 होती है। 2 का मतलब इसकी मोलिकुलरिटी क्या होती है आपकी, 2 होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट कर चुके होंगे, आज हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा। तो हेडिंग डालोगे फर्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। SN1। देखिए बेटा, ये RX आपका एक एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना। RX क्या आपका एक एल्काइल हैलाइड है, जिसमें क्या है आपका R एल्काइल ग्रुप है, और X जनरली हम लेते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, देखिए न्यूक्लियोफाइल के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं RNU, NUR, घबराना नहीं है, अभी बताएंगे। ठीक है, और आपका ये X नेगेटिव बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, ये किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पर। अभी मैकेनिज्म में भी देखना इसका बेटा। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग पावर कितनी है, 1 है बेटा, तो ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। और मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, देख सकते हो रेट से आपको पता चल जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रही है, एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है, तो मोलिकुलरिटी 1, और एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है, तो इसलिए ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, अब इस पर बात करते हैं, इसके मैकेनिज्म पर। ठीक है, नोट कर चुके होगे, चलिए आगे। चलिए बेटा देखिए, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आपको जितने मैकेनिज्म लिखवाए जाएंगे वो सारे आने चाहिए पेपर में, आपके मैकेनिज्म भी पूछे जाते हैं। 2 नंबर में आपको मैकेनिज्म लिखना भी आता है। ठीक है, और मैकेनिज्म के बगैर ऑर्गेनिक समझना पॉसिबल है ही नहीं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। देखो सोलवेंट इफेक्ट आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना। तो होता क्या है, ये आपका RX है, ठीक है। तो हेलोजन पर कैसा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो सोलवेंट क्या कराता है बेटा, इस बॉन्ड को ब्रेक कराता है। तो वो सब सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रही। तो यहाँ पर ये सोलवेंट बॉन्ड ब्रेक कराएगा और ये बनाएगा कार्बोकैटायन, और X नेगेटिव आपका बाहर निकल जाएगा। अगर कार्बोकैटायन बना है तो बेटा मैंने आपको बताया था, जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट हमेशा होगी। रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट आपको करनी है। अब इस रिएक्शन, ये अगला स्टेप हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले हम उसी को बता देते हैं। सेकंड स्टेप देखिए, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड स्टेप आता है बेटा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये जो कार्बोकैटायन होता है बेटा, ये प्लेनर होता है। कार्बोकैटायन क्या होता है, प्लेनर होता है। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस पर दोनों साइड से अटैक कर सकता है। मतलब अब ये एक प्लेन में है, ये जो कार्बोकैटायन एक प्लेन में है, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। या तो वो ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर वो इस तरफ से आया तो ये बनेगा आपका RNU,
और अगर वो बैक साइड से नीचे से आया तो बनेगा NUR। अब समझिए इस चीज को। अभी दो टर्म आएंगे बेटा, एक आएगी रिटेंशन, एक आएगी इन्वर्जन। तो रिटेंशन और इन्वर्जन का मतलब क्या है, देखिए एक्स जिस साइड से हटा है, एक्स जिस साइड से हटा है, अगर उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है, जैसे एक्स इस साइड से हटा तो न्यूक्लियोफाइल उसी साइड से अटैच हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन में इसमें कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया, तो इसको बोलते हैं हम रिटेंशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन। तो ये रिटेंशन कब आया, इस वाले ये वाला जो स्टेप है ये रिटेंशन है। और अगर ये बैक साइड से आया, जैसे प्लेनर है नीचे से आया, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, इसको उलट देगा। देख रहे हो ना, मैंने उलट दिया इसको, ठीक है ना, ये इन्वर्टेड हो गया, मतलब जिस साइड से एक्स हटा है उसके अपोजिट साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, तो इन्वर्ट हो गया ना। एक्स इस तरफ था, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करके उसने क्या कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्जन। ये डेफिनेशन में लिखवा दूंगा आपको, बेफिक्र रहिए। तो ये हो गया इन्वर्जन। अब इस रिएक्शन में दो ही स्टेप है बेटा, ये टू स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इनमें से बेटा, दोनों में से जो सब रिएक्शन, दोनों में से जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो होता है कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये इसको बॉन्ड टूटने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो जो रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको बोलते हैं हम RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS का मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ाया था कि रिएक्शन का जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब इसी से हम रेट ऑफ रिएक्शन पता करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग, अब ये एक सॉरी एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो यहीं से हम रेट लो लिखेंगे। तो इसीलिए देख रहे हो, रेट लो में हमने सिर्फ क्या लिया है, एल्काइल हैलाइड लिया है। क्लियर है, ठीक है। तो एक बार मैं रिटेंशन की और इन्वर्जन की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो रिटेंशन, तो प्रोडक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं हो रही है, सेम है, तो उसको बोलते हैं हम रिटेंशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट with respect to reactant is same, known as retention, known as retention। अगर इन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं हम इन्वर्जन। look at the configuration of product, the configuration of product, the configuration of product is inverted, with respect to reactant known as inversion, known as inversion। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है बेटा, दोनों चीजें होती है, रिटेंशन भी होती है और इन्वर्जन भी होता है। in SN1 reaction, in SN1 reaction, both retention as well as inversion takes place, both retention as well as inversion takes place। ठीक है बच्चों, तो अब
पहली बात तो पेपर में क्वेश्चन आया SN1 का मैकेनिज्म लिखना, वो लिख दिया। रिटेंशन क्या होती है, इन्वर्जन क्या होती है, वो भी आप समझ गए, ठीक है ना। अब अगर क्वेश्चन आ जाए किस केस में SN1 रिएक्शन रैपिडली होगी, फास्ट होगी, कैसे पता करेंगे, अब उस पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, मेन पॉइंट्स अबाउट SN1 रिएक्शन, मेन पॉइंट्स अबाउट SN1 रिएक्शन, ठीक है। देखिए, तो SN1 रिएक्शन में पहला स्टेप क्या है बेटा, बॉन्ड का टूटना। पहला स्टेप क्या है, बॉन्ड का टूटना। तो जितना जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी SN1 रिएक्शन होगी। अब ये आप कैसे पता करोगे कब बॉन्ड आसानी से टूटेगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है ना। जितना ये अल्काइल ग्रुप घिरा हुआ होगा, जितना ये सराउंडेड होगा, उतना जल्दी बॉन्ड टूटेगा और उतना जल्दी SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, इफ RX bond dissociate easily, if RX bond dissociate easily, then SN1 reaction proceeds fastly, ठीक है। तो कैसे पता करोगे, जितना वो घिरा हुआ होगा। अब टीचर आपको ये चीजें नहीं बताएंगे, आपको क्या समझाएंगे वो, जब भी SN1 का क्वेश्चन आए आप क्या चेक करो, कार्बोकेटाइन बना लो, इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, ठीक है ना। बेटा ये तो बाद में बना, पहले तो बॉन्ड टूटा है ना। तो जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना SN1 रिएक्शन फास्ट होगी। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। एक सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन आपका जो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करेगा, ठीक है ना। बाकी जनरली आपको उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन आता है, हालांकि मेन पॉइंट वही है बेटा, मेन पॉइंट यही है, जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना SN1 रिएक्शन फास्ट होगी। लेकिन बाकी क्वेश्चंस का आंसर आप कैसे दे सकते हो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से। लेकिन हमेशा माइंड में रखना मेन फैक्टर यही है, उसी की वजह से वो आता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को इजीली चेक करना है तो आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करोगे, ठीक है। चलिए, greater is the stability of greater is the stability of greater is the stability of carbocation SN1 reaction proceed fastly, SN1 reaction proceeds fastly, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, reactivity of alkyl halide towards SN1 reaction, देखिए तो ए पार्ट, अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, क्योंकि मैंने बताया जितना ये जो अल्काइल हैलाइड होगा, जितना ये घिरा हुआ होगा बॉन्ड उतना आसानी से टूटेगा। तो 3 डिग्री में बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो SN1 रिएक्शन फास्ट। दूसरा आपको ऐसे बताएंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। सिलेबस में रीजन आपको वही लिखना है, 2 डिग्री RX, फिर 1 डिग्री RX, और लास्ट में CH3X। अब देखिए दूसरा स्टेप, देखिए बेटा पहले स्टेप में देखिए दूसरी चीज, जब ये बॉन्ड टूट रहा है बेटा, तो ये जो ग्रुप लीव एक्स क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये जो ग्रुप बाहर निकलता है इसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। ये एक्स क्या है आपका, लिविंग ग्रुप। तो जितना ये ग्रुप बढ़िया होगा, लिविंग ग्रुप जितना बढ़िया होगा उतना SN1 रिएक्शन जल्दी होगी, क्योंकि उतना लिविंग ग्रुप बढ़िया होने का मतलब उतना जल्दी वो रिएक्शन से बाहर होगा, मतलब उतना जल्दी वो एल्काइल को छोड़ेगा। तो लिविंग ग्रुप बढ़िया कौन सा होगा, तो देखिए आपके सिलेबस में लिविंग ग्रुप से क्वेश्चन बनेगा वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से बनेगा, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करो, देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन ये निकलेंगे,
तो डाउन द ग्रुप चलोगे तो बेटा साइज बढ़ेगा ना, डाउन द ग्रुप चलोगे तो साइज बढ़ेगा। तो जितना साइज बड़ा होगा नेगेटिव चार्ज उतना ही फैला होगा, नेगेटिव चार्ज उतना ही फैला होगा, बड़े वॉल्यूम में फैला होगा, ठीक है ना। तो हर कोई मॉलिक्यूल क्या करना चाहता है, अपने आप को न्यूट्रल करना चाहता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है बड़े रीजन में फैला होगा तो न्यूट्रलाइजेशन के चांसेस जल्दी होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा में फैला हुआ है तो एक पर्टिकुलर एरिया में नेगेटिव कम हो रहा है एक तरीके से। तो जितना बड़ा साइज होगा उतना नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स होगा और उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा दूसरे के कंपैरिजन में। दूसरा बोल सकते हो डाउन द ग्रुप जो है ये लिविंग एबिलिटी इंक्रीजेस। तो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा है, आयोडीन। इन चारों हेलोजेंस में से सबसे बढ़िया ग्रुप कौन सा है लिविंग ग्रुप, आपका आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन के केस में SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होगी अगर एक ही टाइप का एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो देखिए, तो अगर RI होगा तो इसमें सबसे फास्ट होगी, उससे कम RBR में होगी, उससे कम RCl में होगी और सबसे कम RF में होगी, ठीक है। यह है नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर है। अगर सिल्वर कैटलिस्ट यूज करते हैं तो बेटा ये ध्यान रखना सिल्वर कैटलिस्ट के केस में SN1 रिएक्शन होती है। इन केस ऑफ Ag प्लस, इन केस ऑफ Ag प्लस SN1 रिएक्शन प्रोसीड, SN1 रिएक्शन प्रोसीड, SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कराते हैं, फिर दो बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं जिससे आप क्लियर, आप अच्छे से समझ सको। ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द isomers of C4H9Cl in increasing order towards SN1 reaction। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब मैं आपको एक चीज भी बताऊंगा इसमें बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं बेटा। पहला हमने लिया स्ट्रेट बिल्कुल, CH3 CH2 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 Cl, ठीक है। दूसरा CH3 CH2 CH Cl CH3। तीसरा CH3 CH3 CH CH2 Cl। फोर्थ CH3 CH3, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था जितना एल्काइल हैलाइड घिरा हुआ होगा उतना ईज ऑफ डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन इजीली होगा। तो ये जो एल्काइल हैलाइड है बेटा, ये है आपका 1 डिग्री, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो देखिए अब ये डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, जैसे Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये डायरेक्टली ये कार्बन देखिए कितनों से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, तो ये क्या होगा सेकेंडरी। इस हेलोजन को देखोगे इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से ही जुड़ा है, ठीक है। जिस पर हेलोजन अटैच है उस कार्बन को देखिए वो जितने कार्बन से अटैच होगा वो आपको डिग्री के बारे में बताएगा, ठीक है। तो सबसे इजीली देख सकते हो 3 डिग्री में सबसे इजीली होगी, उससे कम 2 डिग्री में होगी, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है,
तो उससे पहले देखिए इन दोनों में डिसाइड करते हैं बेटा। देखिए इन दोनों में अगर आप स्कूल में जाओगे ना, स्कूल में जाओगे, देखो आंसर तो आपको सही बता देंगे टीचर, ठीक है ना, लेकिन वो आपको एक्सप्लेनेशन गलत देंगे। वो पता है इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए SN1 रिएक्शन इसमें सबसे फास्ट होगी। उसके बाद 2 डिग्री में, लेकिन जब ए और सी की बात आएगी तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा, देखिए यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा, CH3 CH2 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 पॉजिटिव, ठीक है। और यहां पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये बनेगा। तो बेटा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, किसी भी कैटायन या एनायन की स्टेबिलिटी जो चेक करते हैं हम, सबसे पहले रेजोनेंस देखते हैं। तो दोनों में से किसी में रेजोनेंस नहीं है। तो कार्बोकेटाइन के केस में अगला फैक्टर हम क्या चेक करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या चेक करते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो कार्बन होता है उसे डायरेक्टली जो कार्बन अटैच होता है वो होता है अल्फा कार्बन, ठीक है ना। तो ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होती है उसको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस पर तो बेटा 2, इस पर तो क्या है 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इस पर 1 है। तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा तो SN1 रिएक्शन इसमें फास्ट होनी चाहिए, जबकि हम कह रहे हैं कि SN1 रिएक्शन इसमें फास्ट हो रही है। तो आपको पता है क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? वो बोलेंगे कि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट, दो दो ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे हैं जो इससे स्ट्रॉन्गर, इसलिए ये स्टेबल हो गया। वो एक्सप्लेनेशन गलत है। स्टेबल तो यही है बेटा कार्बोकेटाइन। तो इसलिए मैंने कहा था जब भी SN1 रिएक्शन चेक करोगे सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें बॉन्ड आसानी से टूटेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से बेटा ज्यादा गिरा हुआ कौन सा है? ये वाला ज्यादा गिरा हुआ है, तो इसमें बॉन्ड आसानी से टूटेगा, इसीलिए इसमें SN1 रिएक्शन इजीली होगी। क्लियर है? बाकी मैं बोलोगे सर ये बाकी हम पजल हो जाए, बेटा सिलेबस में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो, लेकिन ऐसे केसेस का ध्यान रखना। ये सिंपल सा फंडा देख लीजिए, जो जितना ज्यादा गिरा हुआ होगा उसमें SN1 रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा? सबसे डिफिकल्ट वे में किस में होगी? फर्स्ट वाले में, इसके बाद सी में, इसके बाद बी में, और फिर डी में। यह आ जाएगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक्सप्लेनेशन लिख लोगे? एक्सप्लेनेशन तो देखो इन दोनों की तो एक्सप्लेनेशन आप सिलेबस में लिखोगे तो आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बेसिस पर लिख सकते हो। स्टेबिलिटी पेपर में देखो बेटा, जब भी क्वेश्चन आता है आपको बताना कि इसमें SN1 रिएक्शन फास्ट होगी, तो आपको एक्सप्लेन भी करना है ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। हालांकि इसमें भी फैक्टर तो वही लगेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन, ईज ऑफ डिसोसिएशन। लग तो यही रहा ईज ऑफ डिसोसिएशन, लेकिन एग्जामिनर जो होता है वो आपसे पेपर में ये देखना चाहता है, वो चाहता है कि आप ये वाली एक्सप्लेनेशन लिखो। तो इस केस में आपको ये वाले लिखनी, बाकी इसमें ये लिख देना, ठीक है ना। हालांकि पूरे का आंसर तो ईज ऑफ डिसोसिएशन से ही आ जाता है, ठीक है। चलिए बेटा आगे। तो ये वो क्वेश्चन था, पूछना बेटा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of, in increasing order of, in increasing order of SN1 reaction. CH2Cl, ये बी है आपका, ये सी है, देखो बेंजीन के, अच्छा सी एच, पीएच, पीएच का मतलब यहाँ पर बेंजीन अटैच है,
डी, ये है ई, एफ, देखो बेटा ऐसा मत करना कि बोलोगे सर ये कार्ब, ये यहाँ से कार्बोकेटाइन शिफ्ट होकर ये और ज्यादा स्टेबल बना लेगा। जब आप रेट चेक कर रहे हो तो रेट हमेशा जो इनिशियल कार्बोकेटाइन बनता है उससे चेक होती है, सिर्फ रीअरेंजमेंट से नहीं। जो इनिशियल जो कार्बोकेटाइन बनता है उससे आप रेट चेक करोगे। ठीक है, चलिए बेटा अब देखो यहाँ पर भी आप वही लॉजिक लगा सकते हो। सबसे ज्यादा गिरा हुआ आपको कौन दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। सबसे ज्यादा गिरा हुआ ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। ठीक है ना। अब दूसरा फैक्टर अगर देखोगे तो ये ज्यादा बड़ा ग्रुप तो ये है ना बेटा, ज्यादा गिरा हुआ तो ये है। ये बड़ा ग्रुप है CH3 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर बॉन्ड आसानी से टूटेगा। ठीक है, नहीं तो आप दूसरा देख सकते हो बेटा, इसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए सबके हेलोजन हटाओ, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा इसके साथ भी रेजोनेंस में है, इसके साथ भी रेजोनेंस में है, इसके साथ भी रेजोनेंस में है। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, एग्जैक्ट रीजन तो यही है बेटा, ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, लेकिन मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे इजीली किस में होगी बेटा? एफ में होगी। सबसे इजीली किस में होगी? एफ में होगी। एफ के बाद देखिए अब ये दो है, इसमें दो बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग ये है, एक बेंजीन ये है, यहाँ पर भी दो बेंजीन रिंग है। लेकिन ये ज्यादा गिरा हुआ, ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। लेकिन आपको पेपर में कौन सा एक्सप्लेनेशन देना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वाला। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इसके साथ भी रेजोनेंस में होगा, इसके साथ भी। तो बेटा वो चीज तो यहाँ भी है, इसके साथ भी रेजोनेंस में होगा, इसके साथ भी। तो ये जो CH3 है इसका कैसा इफेक्ट होता है? इंडक्टिव इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है? इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो मैंने बताया था अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? प्लस आर इफेक्ट स्टेबल करेगा, और प्लस आई मतलब जैसा चार्ज है, जैसा चार्ज प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर और उसके अंदर जो ग्रुप्स प्रेजेंट है, अगर उनका सेम टाइप का इफेक्ट है, प्लस चार्ज है, तो प्लस इफेक्ट वाले ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है बेटा, रेजोनेंस के साथ साथ रेजोनेंस दोनों में बराबर है, लेकिन यहाँ पर इंडक्टिव एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया जो इसको स्टेबल करेगा। ठीक है, तो ये इसके बाद ई, फिर आ जाएगा डी। अभी में तो देख ही सकते हो बेटा रेजोनेंस सब में बराबर है। यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप है जिनका इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है जिसका इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है जिसका इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। ये आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर SN1 रिएक्शन का। तो इसका लॉजिक क्या लिखोगे आप सिलेबस के अकॉर्डिंग? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लिखना है बेटा पेपर में। अगर ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आ गया तो आप अरेंज करके आओगे तो आपको आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। आपने ये लिखा 2 नंबर इसके थोड़ी मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो देखिए, तो यहां तक अगर हम बात करें, इसमें क्या है बेटा? रेजोनेंस है। इन दोनों में क्या है? सॉरी, मोर मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। ठीक है ना। यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा मतलब मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे। इसमें क्या लिखोगे बेटा? रेजोनेंस प्लस इंडक्टिव। यहाँ पर ओनली रेजोनेंस। ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे लिखो बेटा, ये आप समझ गए होगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जब इसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे, आपका होमवर्क है, आप प्रॉपर इसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखोगे, इसके सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, इसलिए इसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में बेटा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। फिर लिखोगे इन तीनों में रेजोनेंस बराबर है। यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर एक भी नहीं। तो यहाँ पर दो इंडक्टिव इफेक्ट, दो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। यहाँ पर एक ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, हालांकि एच होता है वो, लेकिन उसका कम होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उससे कम ये, उससे कम ये। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए, in which case, in which case
SN1 reaction, in which case SN1 reaction proceeds rapidly. ठीक है, मैं ऑर्डर ही लगा के बता दूंगा आपको। देखिए बेटा, CH3 यहां पर लगा फ्लोरीन, ये हो गया A, यहां पर लगा क्लोरीन, यहां पर लगा है ब्रोमीन, यहां पर लगा है आयोडीन। ठीक है, तो सब में बेटा कार्बोकेटाइन तो बराबर स्टेबल होगा। तो अब किसे चेक करोगे आंसर, लिविंग टेंडेंसी से। तो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा है, आयोडीन है। ठीक है ना, और सबसे वीक कौन सा है, फ्लोरीन है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ही बता देता हूँ, सबसे डिफिकल्ट ए में होगी, उससे इजीली बी में होगी, उससे इजीली सी में होगी, और सबसे इजीली डी में होगी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बहुत बढ़िया टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में इजी वाला वर्जन है इसका। कौन सा वर्जन है, इजी वाला वर्जन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए समझिए पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। यहां पर बेटा एक लाइट का सोर्स रखा है, ये लाइट का सोर्स है, फॉर एग्जांपल बल्ब है। तो बल्ब जब ऑन होगा तो इससे जो लाइट रेज निकलेंगी वो हर डायरेक्शन में निकलेंगी। लाइट रेज जो निकलेंगी इससे वो हर डायरेक्शन में निकलेंगी। ठीक है, तो इससे जो लाइट रेज हैं वो हर डायरेक्शन में निकलेंगी। तो हर डायरेक्शन में इससे लाइट रेज निकल रही है। ठीक है, ये लाइट का सोर्स है। हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसी लाइट चाहिए बेटा, हमें एक ऐसी लाइट चाहिए जिसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो एक ही प्लेन में हो, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, या वाई एक्सिस के अलोंग हो, या जेड एक्सिस के अलोंग हो। ठीक है ना, हमें एक ऐसी लाइट चाहिए जिसकी वाइब्रेशन एक ही प्लेन में हो। ठीक है, तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, एक निकोल प्रिज्म लेते हैं। ठीक है ना, फिर निकोल प्रिज्म क्या है आपको जानने की जरूरत है नहीं, इसका काम सुन लीजिए क्या है। यह है निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म क्या करता है, जो भी इससे लाइट पास होंगी ये क्या करेगा, उन लाइट्स को ऐसी लाइट में कन्वर्ट कर देगा जिसकी वाइब्रेशन एक ही एक्सिस के अलोंग होंगी, या तो ऐसे होंगी, या फिर ऐसे, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग होंगी, या वाई एक्सिस के अलोंग होंगी, या जेड एक्सिस के अलोंग होंगी। ठीक है ना, तो मैंने एक ले ली। ठीक है ना, तो ये जो लाइट आती है जिसकी वाइब्रेशन एक ही प्लेन में होती है उसको बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस लाइट को एक कंपाउंड से पास करके देखते हैं। इस लाइट को हम एक कंपाउंड से पास करके देखते हैं। अगर ये कंपाउंड बेटा इस लाइट को रोटेट करा दे, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कराए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज में, चाहे क्लॉकवाइज में कराए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज में, चाहे ये क्लॉकवाइज में कराए इसको, चाहे एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसने क्या किया, यहां पर ऐसे रोटेट कराए, चाहे इसको ऐसे रोटेट कराए। ठीक है ना,
तो अगर ये कंपाउंड इस पीपीएल को रोटेट करा देता है तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। अब अगर ये इस कंपाउंड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है, ये वाली रोटेशन जो है ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन में कराता है तो इसको बोलते हैं बेटा हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन कराता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और अगर ये कंपाउंड इस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है तो इसको बोलते हैं बेटा लीवो रोटेटरी कंपाउंड। क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी कंपाउंड। लीवो रोटेटरी कंपाउंड, ठीक है। और ये जो फिनोमिना होती है जिसमें एक कंपाउंड पीपीएल को रोटेट कराता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये था आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन लिखेंगे, पहले मैं यहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट की डेफिनेशन लिख देता हूँ। पीपीएल, ठीक है ना, लिख देंगे। चलो पहले हम पीछे से चलते हैं, तो पहले हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इस पर आते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो लिखोगे, द कंपाउंड which rotates the compound which rotates the compound which rotates the plane polarized light, which rotates the plane polarized light either in clockwise, the compound which rotates the plane polarized light either in clockwise or anti-clockwise direction known as optical isomerism, known as optical isomerism, and phenomena is known as अरे क्या बोल रहे हो, डायरेक्शन, देन नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आएगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कंपाउंड को तो बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एंड फिनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आगे लिखोगे, इफ द कंपाउंड rotates the plane polarized light, if the compound rotates the plane polarized light in clockwise direction, if the compound rotates the plane polarized light in clockwise direction, then it is known as
optically active compound, sorry, then it is known as dextrorotatory compound, then it is known as dextrorotatory compound, then it is known as dextrorotatory compound, and if the compound rotates the plane polarized light, and if the compound rotates the plane polarized light in anti-clockwise direction, if the compound rotates the plane polarized light in anti-clockwise direction, then it is known as levorotatory compound. ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि बहुत आराम से लिखा मैंने भी। ठीक है, चलिए लिखोगे द लाइट which has the light which has vibrations in one plane is known as plane polarized light, is known as प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा वो सब आपके सिलेबस में है नहीं, मतलब आपके सिलेबस में एक पहले कायरल कार्बन की बात करते हैं फिर बताते हैं आपको। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करके डन लिखिए, नोट कीजिए जल्दी से, स्क्रीन बना लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे देता हूं मैं आपको बनाने का। चलिए बेटा देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम कायरल कार्बन की। कायरल कार्बन बेटा उसको बोलते हैं जिस कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं। अगर किसी कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं तो उसको बोलते हैं हम कायरल कार्बन। ठीक है, तो लिखोगे द कार्बन having the carbon having 4 the carbon having
4 different groups, the carbon having 4 different groups is known as chiral carbon, is known as chiral carbon. ठीक है, जैसे कार्बन है बेटा, इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ए, बी, सी और डी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, इनएंशूमर्स। अच्छा, इससे पहले देखो, अगर एक कायरल कार्बन है, अगर एक कायरल कार्बन है तो वो कंपाउंड क्या होगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है ना। मतलब किसी कंपाउंड के अंदर सिर्फ, मतलब एक कायरल कार्बन है तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। आपके सिलेबस में बेटा ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें सिर्फ एक ही कायरल कार्बन होगा, दो वाले में अलग रूल हो जाते हैं। दो वाले में कोई जरूरी नहीं कि अगर कार्बन कायरल है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है। तो लिखोगे, इफ ए सिंगल chiral carbon is present, if a single chiral carbon is present, then the compound is optically active, then the compound is optically active, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो कहलाता है बेटा जिसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। सिमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहे हैं ये वाला बैच, तो ठीक है ना। तो हम आपको बोर्ड से बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, इसको बेटा एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं, कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दे, इट इज आल्सो नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन। क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है ना। अब सिमेट्री क्या होती है वो सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, अब एक बात करते हैं एनेंशूमर्स की। एनेंशूमर्स, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है एसिमेट्रिक, बोलिए इसको, या कायरल मॉलिक्यूल बोलिए। ठीक है, ये लाइन रह गई होगी, जल्दी नोट कीजिए बेटा। चलिए बेटा, देखिए एनेंशोमर्स क्या बोलते हैं बेटा। जैसे अगर हम आपको कायरल कार्बन देखते हो, जैसे ए होता है बेटा, ए देखिए, ए है बेटा, अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओ, ये इसकी, ये कंपाउंड है, ये इसकी मिरर इमेज है, तो इसको उठाकर जब आप इसके ऊपर रखोगे तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो अगर कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वो कंपाउंड
ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगर मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ना हो, मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनेंशियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स बोलते हैं। जैसे देखिए ये कार्बन, ये H, ये डोटेड और वेज का मतलब बता देता हूं। देखो बेटा ये जो डार्क लाइंस है ना, इसको बोलते हैं वेज। ठीक है ना, ये होता है वेज। ये मान लीजिए CH3 है, ठीक है, ये है आपका Cl है, और सिंपल कर लेते हैं बिल्कुल, ये फ्लोरीन है, और ये आपका आयोडीन है, या ब्रोमीन ले लेते हैं, ये मोलिक्यूल है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो डैश वाला पार्ट होता है ये बोर्ड के प्लेन के पीछे है, और ये आपकी तरफ है। जो भी इसको मोलिक्यूल को देख रहा है, ये वाला फ्लोरीन जो ये उसकी तरफ है, और ये जो Cl है ये उसके बोर्ड, ये बोर्ड के प्लेन के पीछे है। ठीक है, ये बैक साइड में है मतलब। तो इस कंपाउंड की अगर आप मिरर इमेज बनाओगे, इस कंपाउंड की अगर आप मिरर इमेज बनाओगे, तो यहां पर Br आएगा, यहां पर F आएगा, ये क्लोरीन आएगा, और यहां पर H आएगा। तो देखिए, तो आप देखिए, आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखो, इसको उठाकर इसके ऊपर रखो, तो क्या सेम ग्रुप के ऊपर सेम ग्रुप आ रहा है। जब आप इसको उठाकर एज इट इज रख रहे हो, इस H के ऊपर H आएगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर तो कुछ आएगा ही नहीं, सॉरी इसके ऊपर क्या आएगा, Br आएगा। ठीक है ना, इसके ऊपर फ्लोरीन आएगा, लेकिन इसके ऊपर क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। तो अगर सेम ग्रुप के ऊपर सेम ग्रुप नहीं आ रहा है इसका, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो जो मिरर इमेजेस हैं वो क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब बोलोगे सर इसको घुमा दे, तो घुमा दे तो यही आ जाएगा बेटा। अगर आपने इसको घुमा दिया 180 डिग्री, आपने इसको घुमा दिया, इस मॉलिक्यूल को आपने 180 डिग्री घुमा दिया, तो ये जो आगे था ये पीछे चला जाएगा, और जो पीछे था वो आगे आ जाएगा, तब भी सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ऐसे कंपाउंड जो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, इनको बोलते हैं हम इनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं हम, इनेंशियोमर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखोगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। देख सकते हो, देखो आपके सिलेबस, ये अगर कार्बन कायरल है तो हमेशा ऐसा होगा, सिंपल सा फंडा है। ये कार्बन कायरल था, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। तो लिखोगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग नॉन सुपर imposable mirror images mirror images mirror images are known as enantiomers, are known as enantiomers, are known as enantiomers। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके, एक मिनट थोड़ा सा और करते इसको। तो ये आपके इनेंशियोमर्स। ठीक है, तो अगर एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो आप बोल दोगे वो क्या होंगे, इनेंशियोमर्स होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप इन दोनों, जितना अमाउंट आपने इसका लिया है उतना ही आप इसका ले लो, जितना अमाउंट आपने इस कंपाउंड का लिया है उतना ही अमाउंट इसका लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो दोनों को मिक्स कर दोगे तो अब जो वो कंपाउंड रहेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। तो देखिए बेटा, अगर मान लीजिए लीवो रोटेटरी है, अगर ये लीवो रोटेटरी है तो 100% श्योर है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो वो क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा। आपने दोनों को मिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये लीवो रोटेटरी था, तो ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। फिर ये कंपाउंड भी है, ये क्या करेगा, उस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा।
तो दोनों बराबर अमाउंट में है, जितना इसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया होगा उसने उतना क्लॉकवाइज घुमा दिया होगा। तो पीपीएल की नेट अगर जब वो इस कंपाउंड से इस मिक्सचर से बाहर निकलेगी तो क्या उसमें कोई रोटेशन आएगा? कोई रोटेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर इनएंशोमर बराबर अमाउंट में होते हैं इसको बोलते हैं हम रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है बेटा? ये दो इनएंशोमर का इक्विमोलर मिक्सचर होता है। तो लिखोगे इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनएंशोमर्स। टू कहां से आ गया? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनएंशोमर्स is known as ये दो इनएंशोमर ही कर लेते हैं ज्यादा सही रहेगा। इनएंशोमेरिक पेयर भी बोल सकते हैं। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनएंशोमर्स is known as racemic mixture is known as racemic mixture is known as racemic mixture। तो SN1 रिएक्शन याद कीजिए बेटा। SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा था? देखिए SN1 पर ले चलते हैं आपको। देखिए SN1 में क्या हो रहा था बेटा? रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो रहा था। रिटेंशन भी था, इन्वर्जन भी था। ठीक है ना? ये दोनों देखिए एक दूसरे के मिरर इमेज है या नहीं? ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं? ठीक है ना? तो अगर इसमें एक भी कायरल कार्बन हुआ, एक भी कायरल कार्बन हुआ तो ये क्या होंगे? इनएंशोमर्स होंगे। तो जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा, जितना ये बनेगा ये उतना ये बनेगा। तो SN1 रिएक्शन में क्या होगा बेटा? रेसमिक मिक्सचर बनेगा। लेकिन आपको एक कमाल की बात बताएं, 100% रेसमाइजेशन बेटा SN1 में नहीं होती, पार्शियली होती है। थोड़ा सा जो ये जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है ना, ये थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा बनता है, हल्का सा ज्यादा बनता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, हल्का सा ज्यादा बनता है। लेकिन सिलेबस में आपको यही ध्यान रखना है कि रेसमाइजेशन किस में होता है? SN1 रिएक्शन में। लेकिन मैं आपको करेक्ट स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। ठीक है, तो समझ गए? क्योंकि उसमें रिटेंशन भी होती है, इन्वर्जन भी होता है। तो एक क्या मिलेगा? जो रिटेंशन वाला होगा और इन्वर्जन होगा वो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल हुए तो। ठीक है ना? अगर कायरल सेंटर कायरल कार्बन हुआ तो क्या होंगे? इनएंशोमर्स होंगे। तो लिखोगे इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन, एक क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी। इन SN1 रिएक्शन पार्शियल पार्शियल रेसमाइजेशन, इन SN1 रिएक्शन partial resmization takes place, partial resmization takes place। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए टू ब्यूटेनॉल, टू ब्यूटेनॉल, हालांकि ये क्वेश्चन मुझे आगे कराना चाहिए लेकिन कोई नहीं, मैं कराता हूँ। टू ब्यूटेनॉल ऑन रिएक्शन विद, ऑन रिएक्शन विद, हाँ सही है, इसी चैप्टर में तो कराया था आपको। टू ब्यूटेनॉल ऑन रिएक्शन विद HCl undergoes resmization, undergoes resmization, explain। देखिए बच्चों, यहां तक सब क्लियर होगा?
चलिए, मैंने बेटा आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग कर दी थी पिछली बार, और मैंने देखा रिकॉर्डिंग का बटन ऑन नहीं किया, तो मैं दोबारा मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, इसीलिए आपका लेक्चर आने में दिक्कत लेट हो गया। चलिए देखिए, ट्यूब्यूटेनॉल आपका ये हो गया, CH3 CHOH CH2 CH3। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? HCl के साथ कराई। मैकेनिज्म मैंने आपको कराया था इसका, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ से कार्बोकेटाइन बनेगा, एसिड से H+ आएगा, ठीक है ना। यहाँ से प्रोटोनेट होगा, H2O बनेगा, बाहर निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है ना। फिर Cl अटैक करेगा। अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो बेटा ऊपर से भी अटैक होगा, नीचे से भी, मतलब दोनों साइड से अटैक होगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी? SN1 रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करती है, ठीक है ना। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है? SN1। तो यहाँ पर जब आप प्रोडक्ट देखोगे, ठीक है ना, मैं 3D नहीं बना रहा, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको? दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी मिलेगा, ठीक है ना। या अगर इसको मैं प्रॉपर बना ही देता हूँ, देखिए ये क्या कर दिया मैंने, ये तो CH3 आएगा यहाँ पर, सॉरी CH2 CH3। अब ठीक है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन देखिए बेटा, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, देखिए इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। एक CH3 है, एक H है, एक OH है, और एक ये C2H5 है। तो ये वाला कार्बन क्या है? कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके, ठीक है ना। एक में बैक साइड से अटैक होगा, ठीक है ना, और एक में फ्रंट से अटैक होगा। तो मैं इसका अगर आपको लिखना चाहते हो प्रोडक्ट, मैं ऐसे लिख देता हूँ सिंपल वे में। एक बार क्या होगा बेटा, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, देखो थोड़ा सा और अच्छे से, ये मान लीजिए ऐसे है, ये था ऐसे, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अब जो Cl अटैच होगा, एक बार तो बेटा वो इसी की तरफ से अटैच होगा, ये रिटेंशन आ गई, और एक बार क्या होगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा या नीचे से अटैक करेगा, तो ये आएगा। ये देख सकते हो आप, मैंने चलो इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। आप इसको इधर रख लो, इसको इधर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मिरर इमेज आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप इसको इधर लिख दो, उसको उधर लिख दो, मिरर इमेज दिख जाएंगी, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। तो मैं समझाना आपको ये चाह रहा था, देखिए तो ये जो रिएक्शन है SN1 रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगी। अगर रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रही है और कायरल सेंटर प्रेजेंट है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है, एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो वो कंपाउंड क्या शो करेगा? रेसमाइजेशन शो करेगा, ठीक है ना। इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। ये वाला केस आपके सिलेबस में, आपको पेपर बोर्ड में ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है ना, एक्सप्लेन करना है, बस मैंने रिएक्शन समझाने के लिए लिख दिया। अगर आप लिख दोगे तो टीचर खुश हो जाएगा, ठीक है ना, वो भाग भाग कर नंबर देगा आपको। और नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको आता है रिएक्शन ऐसे होगी तो आप उसको जरूर लिखना बेटा, ठीक है। चलिए तो लिखोगे इन टू ब्यूटेनॉल chiral carbon is present, chiral carbon is present, chiral carbon is present, and reaction proceeds, and reaction proceeds through, and reaction proceeds through SN1 mechanism, hence racemization takes place, hence racemization takes place। ठीक है, नोट कीजिए बेटा जल्दी से, फिर मैं आपको दो क्वेश्चन और कराता हूँ, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी मैं आपको दो क्वेश्चन और कराऊंगा। हाँ जी बच्चों, ठीक है। चलिए अब एनसीईआरटी का मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ।
देखो एनसीईआरटी में इतना सिंपल क्वेश्चन मिलेगा आपको। आइडेंटिफाई ए कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल, कायरल। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल। अकायरल मॉलिक्यूल कौन से होंगे बेटा? जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो जाएंगे, ठीक है ना। लिखवा दूंगा डेफिनेशन इस क्वेश्चन के बाद। तो इसमें बेटा आपके पास दे रखे 3 पार्ट्स दे रखे हैं। पहला है CH3 बोर्ड के प्लेन के पीछे है, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इन दोनों में से आपको पहचानना है। शायद अब ये लड्डू क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक है, दूसरा यहीं पर लिख देते हैं। ये है OH, तीसरा एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट, जब तक आप पहचानिए, एक मिनट। हाँ जी बच्चों, चलिए बेटा तीसरा देखिए। CH3 CHBr CH2 CH3 ठीक है। तो आपको बेटा इन दोनों में से पहचानना कौन सा कैरल मॉलिक्यूल है, इन दोनों में से पहचानना और इन दोनों में से पहचानना है, ठीक है। जब तक मैं आपके सामने डेफिनेशन लिख देता हूं अकायरल मॉलिक्यूल की, और ये SN वाला जो पोर्शन था हमारा आज कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम SN2 देखेंगे। तो लिखोगे द कंपाउंड हैविंग superimposable mirror images are known as achiral, ठीक है। तो बस आपको बेटा कायरल कार्बन सेलेक्ट करना था। देखिए इस कार्बन के पास एक OH है, एक Br है, एक CH3, एक H है, चारों है। तो ये हो गया आपका कायरल मॉलिक्यूल। इसमें देखो 2 Br सेम हो गई। इसमें देखो इस कार्बन को एक H है, एक OH है, एक CH3 है, और एक ये क्या हो गया आपका CH2 CH2 CH3। तो इस कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो ये हो गया कायरल। इस कार्बन पर देखिए, अगर आप इसको देखोगे, देखो इस कार्बन पर एक H है, एक OH है,
लेकिन बेटा ये जो ग्रुप है ये CH2CH3 है, ये CH2CH3 है, तो ये दोनों ग्रुप क्या है बेटा, सेम है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे इस कार्बन के पास एक CH3 है, एक Br है, एक H है और एक ये C2H5 है, तो ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। वहीं आप देखोगे किसी भी कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है। तो क्लास कैसी रही बेटा, अगर सेशन पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी करना हो सारे काम करना, ठीक है ना, कमेंट्स करके जरूर बताना, ठीक है ना, कोई भी डाउट हो पूछना। अब SN1 का पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ, अगली क्लास में हम SN2 करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना, फिर अगली क्लास में हम एलिमिनेशन करेंगे, फिर क्वेश्चनों की भरमार होगी, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं बेटा, सेशन को शेयर जरूर करें। ओके गाइस, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।